हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोग सभी को पता है कि हमारी क्लास 11th और 12th की जो कंबाइंड बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, हम वो सभी पढ़ रहे हैं। हमारे चारों तरफ आजकल जनसंचार माध्यम फैले हुए हैं। ये किस किस तरीके से काम करते हैं, इनका क्या कार्य है, क्या जिम्मेदारी है, ये सभी कुछ हमने जो है अपने इस चैप्टर में समझने की कोशिश करी है। हमने देखा कि जनसंचार माध्यम क्या क्या हैं, कितने पुराने हैं, कब से हमारे साथ में हैं, इनका क्या इतिहास है और भारत में इनका क्या दर्जा है, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो चैप्टर तो हमने अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि अब जो हमारी बुक है एनसीईआरटी की, आप सभी के पास में होगी, तो उसमें जो है कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं इस चैप्टर्स के बाद, उन्हें करना भी ज़रूरी है। अब आप ये कहोगे कि वो क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाते, बिल्कुल पूछे जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं? आपके एमसीक्यूज बेस में आ सकते हैं, उनका स्वरूप बदल दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इनको ही हम आज करने वाले हैं। तो जैसे कि हम कर रहे थे क्लास 11th, हमने कहा ना कि हमारी 11th और 12th की कंबाइंड बुक है। तो कंबाइंड बुक होने के नाते कुछ चैप्टर 11th के हैं, कुछ 12th के हैं। तो जो पहला चैप्टर हमने इस बुक का शुरू किया वो क्लास 11th का था, जनसंचार माध्यम। ये चैप्टर बहुत लेंदी था, जिसे हमने 4 पार्ट में पढ़ा है। याद रखिए कि डिटेल में पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम समरी तो पढ़ लेंगे, बिल्कुल, हम आपको ड्यूरिंग एग्ज़ाम हम ये समरी ज़रूर पढ़ाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसे आप डिटेल में भी पढ़ो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि एमसीक्यूज़ जो होते हैं या आपके जो डिटेल क्वेश्चंस भी इनसे पूछे जाते हैं, वो कहीं पे भी से बीच से पूछे जा सकते हैं। इसीलिए डिटेल चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये आपको ये बता दूं कि 11th में जो चैप्टर पढ़ाए जा रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि 12th में इन पे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। ये पूरी बुक अपने आप में कंबाइंड है, इसलिए जो चैप्टर आप 11th में पढ़ रहे हो उनसे संबंधित क्वेश्चन आपके क्लास 12th में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं हम अपने पहले चैप्टर जनसंचार माध्यम, जो कि हमारा है क्लास 11th कोर और इलेक्टिव दोनों का ही। और इसके हम जा रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चन करने, यानी कि पाठ्य पुस्तक आधारित जो हमारे प्रश्न हैं उनको हम करेंगे। पहला प्रश्न हमारे पास में आया है, इस पाठ में विभिन्न लोक माध्यमों की चर्चा की गई है। लोक माध्यम यानी कि लोगों से कनेक्ट होने के माध्यम। आप पता लगाइए कि कौन कौन से क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, कि कौन किसके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अपने क्षेत्र में प्रचलित किसी लोक नाट्य या लोक माध्यम के किसी प्रसंग के बारे में जानकारी हासिल कर उसकी प्रस्तुति के खास अंदाज के बारे में लिखिए। तो समझ में आया लोक माध्यम क्या है। अब हम लोगों ने ये जो पढ़ा जनसंचार माध्यम, ये हम लोगों से जुड़ने का एक माध्यम है। अब आइए तो आधुनिक माध्यम है। अब अगर हम पुराने समय में चले जाएं तो कठपुतली के खेल के माध्यम से, लोक गीतों के माध्यम से, लोक नाट्य के माध्यम से, बहुत तरीके से लोगों से ये जो है वो कनेक्शन किया जाता था। अब आपको बताना है कि आपके आसपास कौन से हैं और अब जो प्रचलित माध्यम रहे हैं उनमें कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, इस पाठ में अनेक लोक माध्यमों की चर्चा हुई है। वे माध्यम है लोक नृत्य, लोक संगीत और लोक नाट्य। भारत में प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका के गुफा चित्र इसका प्रबल प्रमाण है। आप जैसे कि मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया था आपको कि भीमबेटका में जो है आपको ऐसे जो भित्ति चित्र हैं वो देखने को मिलेंगे। वो बहुत साल पहले बनाए गए, प्रागैतिहासिक काल यानी कि जहाँ का हमारे पास लिखित कोई भी इतिहास नहीं है, उस समय वो चित्र बनाए गए थे और जो आज भी मौजूद है। कठपुतली लोकनाट्य की विभिन्न शैलियां, विविध नाट्य रूप, यक्षगान, सांग, रांगनी, तमाशा, जाट, गंगा गौरी, वाउल, कथावाचन आदि प्रचलित है। तो ये सभी क्या है, लोक माध्यम है, लोगों से जुड़ने के ये भी माध्यम है। हरियाणा में सांग, रांगनी, उत्तर प्रदेश में कथावाचन, नौटंकी, कर्नाटक में यक्षगान की समृद्ध परंपरा है। हरियाणा में रागनी का सर्वाधिक प्रचलन है। इसमें घड़े, चिमटे का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिए कि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, जैसे कर्नाटक में किसकी ई जो है वो ज़्यादा लोक माध्यम का प्रचलन है।
या हरियाणा में किस लोक माध्यम का प्रचलन है। तो बहुत जरूरी है कि ये आपको पता हो। गायक ऊंची आवाज में हाव भाव के जरिए अपनी बात कहता है। वे मानवीय सुख दुख की कथाओं को कहते हैं। हमारे क्षेत्र में, अब उन्होंने लोक माध्यम बताए थे, हमने लोक माध्यम बता दिए। अब आपके क्षेत्र में कौन सा प्रचलित है। अब देखिए ये क्या होगा, आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं वो आपको देखना पड़ेगा कि उस क्षेत्र में क्या प्रचलित है। हमारे क्षेत्र में नौटंकी का प्रयोग खूब होता है। यह ग्रामीण नाट्य शैली का एक रूप है। इसमें प्रायः रात्रि के समय मंच पर किसी लोक कथा या कहानी को नाट्य शैली के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब इसे नौटंकी नाटक ना कहकर नौटंकी क्यों कहते हैं, क्योंकि अक्सर इसमें क्या होता है, जो महिला क्या कहते हैं, जो अभिनेत्रियां होती हैं, उनका किरदार भी पुरुषों द्वारा ही किया जाता है। इसमें स्त्री पात्रों की भूमिका भी प्रायः पुरुष पात्र करते हैं। हारमोनियम, नगाड़ा, ढोलक आदि वाद्य यंत्रों के साथ यह संगीत में प्रस्तुति लोक लुभावन होती है। अंत में परंपरागत माला नृत्य करते हुए नृत्य शैली का प्रदर्शन किया जाता है। तो नौटंकी आप वो देखेंगे तो उत्तर भारत में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है। भारत के और क्षेत्रों में भी और लोक माध्यम प्रचलित है। अब आप जिस क्षेत्र में रहते हो उस हिसाब से आप देखना कि आपके क्षेत्र में क्या प्रचलित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। आज़ादी के बाद भी हमारे देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आप समाचार पत्रों को उनके प्रति किस हद तक संवेदनशील पाते हैं। कहने का यहाँ क्वेश्चन का पहले मतलब समझिए कि आज़ादी के बाद हमारे देश में अपने को आगे बढ़ाना, उसके पिछड़ापन, निरक्षरता, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसको दूर करना हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। अब आपको बताना है कि समाचार जो होते हैं, समाचार पत्र होते हैं, वो अपने कार्य को किस तरीके से करते हैं। क्या वो इतने गंभीर मुद्दों को अपने समाचार पत्रों में उजागर करते हैं, या सिर्फ वो जो उस समय सतही जितनी खबरें होती हैं उन्हीं को छापने या प्रकाशित करने में ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं। तो इनकी भूमिका किस हद तक उन्होंने अपनी निभाई है, आपको ये बताना है। तो देखिए क्या है, आज़ादी के बाद भारत के सामने कई तरह की चुनौतियां आई। उनमें से कुछ चुनौतियों का सामना आज भी भारत कर नहीं पा रहा है। इसमें आतंकवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, सांप्रदायिकता, गरीबी, भ्रष्टाचार, नशा, महंगाई, बेरोजगारी, देश की एकता बनाए रखने की चुनौती आदि महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों का सामना करने में समाचार पत्रों ने हमेशा से अपनी भूमिका निभाई है। बात सही है। इन मुद्दों पे समाचार पत्र जो है हमेशा कोई लेख, कोई भी चीज़ें प्रकाशित करते ही रहते हैं। इन चुनौतियों का सामना करने में समाचार पत्रों ने हमेशा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अखबारों ने किसी एक पक्ष का समर्थन ना करते हुए हर पक्ष को उठाया है। यानी कि देखिए, समाचार जो पत्रकारिता होती है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी एक पक्ष में होकर नहीं होनी चाहिए, और समाचार पत्रों ने अपनी इस जिम्मेदारी को समझा है। अनेक महत्वपूर्ण फैसले अखबारों के आवाज उठाने पर ही हुए हैं। जहां जरूरत थी वहां अखबारों ने सरकारी नीतियों की जमकर आलोचना की है। संसाधनों के दोहन पर व्यावसायिक कंपनियों का पक्ष ना लेते हुए लोगों की कठिनाइयों को प्रमुखता दी है। अब संसाधनों का दोहन, जैसे आप देख लेते हैं हमारे यहाँ नदियाँ हैं, प्राकृतिक जितने पेड़ हैं, ज़मीन है, इन सारी चीज़ों का जो है व्यापारिक जो व्यावसायिक क्षेत्र होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने लेना चाहते हैं ताकि उनकी फैक्ट्रियों में ज़्यादा प्रोडक्शन हो। तो यहाँ पर लोगों ने, अखबारों ने ये चीज़ें समझी हैं, और अगर संसाधनों को ये व्यावसायिक लोग ज़्यादा दोहन करेंगे तो इससे आने वाली मानवता पर खतरा है। तो इस पर भी इन्होंने बहुत बल दिया है। हम समाचार पत्रों को इन चुनौतियों के प्रति काफ़ी हद तक संवेदनशील पाते हैं। वे शुरुआत से ही अपने दायित्व का निर्वहन अच्छे से करते आ रहे हैं। पीड़ित लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचा रहे हैं, जिससे सरकार और अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं इनको हल करने के लिए आगे आती हैं। अब क्या होता है, समाचार पत्र इन मुद्दों को अखबारों में छापते हैं। अब छापने के बाद जब ये होता है तो सरकार का ध्यान भी उस तरह जाता है, और जो स्वयंसेवी संस्थाएं होती हैं अर्थात जो एनजीओज होते हैं उनका ध्यान भी जाता है। फिर ये लोग प्रोटेस्ट करना है, ज्ञापन देना है सरकार को, या सरकार इसके ऊपर जो है वो कार्यवाही करती है।
लेकिन यह भी सच है कि छोटे समाचार पत्र अपनी सीमा निश्चित होने के कारण कई बार दबाव में आकर उतने संवेदनशील नहीं हो पाते और खुलकर किसी मुद्दे पर नहीं कह पाते। अब देखिए, बहुत सारी समाचार एजेंसीज जो होती हैं, बड़ी बड़ी हैं, वो तो खुलकर बात करती हैं क्योंकि वो सरकार के या किसी के भी दबाव में नहीं आती। लेकिन जो लोकल समाचार पत्र होते हैं उनमें अक्सर ऐसा होता है कि क्षेत्रीय सरकार, व्यावसायिक केंद्र, इन सभी का दबाव होता है, जिसकी वजह से वो जो आपके क्षेत्रीय जितनी भी परेशानियां होती हैं उनको उजागर नहीं भी कर पाते। तो एक तरीके से जो बड़े समाचार पत्र हैं वो अपनी समाज के प्रति अपनी दायित्व को समझते हैं और पूरी संवेदनशीलता से पत्रकारिता कर रहे हैं। लेकिन जो छोटे क्षेत्रों के जो लोकल समाचार पत्र हैं उनको अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीवी के निजी चैनल अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए कौन कौन से तरीके अपनाते हैं? टीवी के कार्यक्रम से उदाहरण देकर समझाइए। अब देखिए, क्या टीवी पे बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं कि नहीं आते? अब इन सभी को ये चाहिए कि हमारा चैनल ज़्यादा प्रचलित हो, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें, तो वही होती है व्यावसायिक सफलता। यानी कि टीवी जिस चैनल को ज़्यादा देखा जाएगा उन्हें टीआरपी ज़्यादा मिलेगी, उनको ज़्यादा अर्निंग होगी ना। तो अब आपको बताना है कि ये व्यावसायिक सफलता के लिए टीवी चैनल करते क्या है, ठीक है, क्या क्या तरीके अपनाते हैं, आपको ये बताना है। टीवी के निजी चैनल अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि दर्शकों का ध्यान उस चैनल की तरफ जाए। जैसे आज के प्रेजेंट समय में आप देखेंगे कि न्यूज़ के तो बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन आपका ध्यान किसी एक चैनल की तरफ, मतलब जब भी आप टीवी खोलोगे वही चैनल सुनना ज़्यादा पसंद करते हो। तो वही चीज़ है कि उस चैनल ने आपका ध्यान आकर्षित कर लिया है। लोग ऐसे कार्यक्रम की ओर आकर्षित होते हैं। ये कार्यक्रम काल्पनिक और वास्तविक जीवन से बिल्कुल विपरीत भी होते हैं। अब यह है कि आपकी रुचि कैसी है, अब उस रुचि के अनुसार ही हम उस चैनल को देखते हैं, जिस कारण लोग उस काल्पनिक दुनिया में जाने की कल्पना करने लगते हैं और वास्तविक जीवन की सच्चाई से भटक जाते हैं। अब मान लीजिए क्या होता है कि चैनल जो है ना, हमें आकर्षित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम दिखाते हैं, जैसे कुछ लोग हर मेंटेलिटी का लोग समाज में होता है। कुछ लोगों को वास्तविकता में रहना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को काल्पनिक जीवन में रहना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि जो हमारी एक्चुअल परेशानियां हैं वो हमें टीवी पे दिखाई जाएं तो हम उससे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन जो बीच वाले लोग हैं, यानी कि जो काल्पनिक दुनिया में जाने वाले लोग हैं, उनका प्रोपोर्शन ज़्यादा होता है। ये जाहिर सी बात है क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में अक्सर लोग फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और अपनी बनाई गई दुनिया में रहना उनको ज़्यादा पसंद आता है। तो इसी का फायदा ये चैनल उठाते हैं। वो ऐसे कार्यक्रम प्रसारित करते हैं जो काल्पनिक मुद्दों से, हमारे काल्पनिक संसार से जुड़े हुए होते हैं और उसमें जाकर हम लोग को मजा भी आता है। ये चैनल कई बार लोगों की आस्था को भी निशाना बनाने से नहीं चूकते, यानी कि हमारे धर्म संप्रदाय, हमारी आस्था किस पर है उस पे भी आधारित कार्यक्रम बना डालते हैं। इन कार्यक्रमों को टुकड़ों में दिखाते हुए ऐसे मोड़ पर समाप्त किया जाता है जिनसे लोगों की उत्सुकता अगले कार्यक्रम के लिए बनी रहे। अब देखिए, क्या सीरियल्स आते हैं, सीरियल्स का जब भाई मुश्किल से, वैसे तो 30 मिनट का समय होता है, सीरियल्स 30 मिनट के आते हैं, लेकिन 30 मिनट में भी वो मुश्किल से 20 मिनट ही दिखाई जाते हैं, बाकी टाइम विज्ञापन रहता है। अब वो चैनल ऐसी जगह आकर उस सीरियल को एंड करेगा कि जहां हमें ये उत्सुकता बनी रहती है, अरे इसके आगे क्या होगा, ताकि हम अगला एपिसोड देखने के लिए मजबूर रहें। टीवी के निजी चैनल अपनी व्यावसायिक सफलता के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाते हैं। भय, जिज्ञासा, रोमांच के कार्यक्रम पेश करते हैं। जैसे देखिए, हॉरर शो होते हैं, क्यूरियोसिटी या रोमांच से रिलेटेड जो है, एडवेंचर से रिलेटेड होते हैं। धारावाहिकों को लंबा किया जाता है। अब देखिए, कोई धारावाहिक तो बहुत लंबे चलते हैं ना। आभासी दुनिया की रचना की जाती है, ऐसी दुनिया जो काल्पनिक है। हास्य के नाम पर फुहड़ता उत्पन्न करना, यानी कि कॉमेडी शोज दिखाए जाते हैं जिनमें कहीं ना हद तक फुहड़ता भी शामिल रहती है। आज चैनल धन और लोकप्रियता कमाने के लिए लोभ, सनसनी आदि का इस्तेमाल करते हैं। बिग बॉस में स्तरहीन लोगों का प्रवेश, कपिल शर्मा शो में फूहड़ कॉमेडी आदि इसी तरह के कार्यक्रम हैं। तो देखिए, यहाँ पर 2 कार्यक्रमों के नाम भी लिए गए हैं जिसमें कॉमेडी जो है कभी कभी फुहड़ता तक पहुँच जाती है, और बिग बॉस जैसे लोगों में शो में ऐसे लोगों को एंट्री करा दिया जाता है जिनको वाकई इस सभ्यता का भी ज्ञान नहीं।
नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 4। यहाँ क्या दिया है, इंटरनेट पत्रकारिता ने दुनिया को किस प्रकार समेट लिया है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। अब छोटा सा मोबाइल है हमारे पास में या हमारा कंप्यूटर है, आप देखिए तो इसमें क्या है, इस छोटी सी गैजेट में हमारी पूरी दुनिया समेटी है। हम आज भारत पे बैठे हम अमेरिका के बारे में जान सकते हैं, हम कहीं पे जाइए, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, किसी भी देश के बारे में हम जानना चाहें बहुत आसानी से हम उसके बारे में जान और समझ सकते हैं। तो इसीलिए कहा है ना, इंटरनेट ने पत्रकारिता की दुनिया को एकदम समेट दिया है, क्योंकि अब इस छोटे से गैजेट में हम किसी भी देश की खबर जान और समझ सकते हैं। इंटरनेट जनसंचार का एक ऐसा माध्यम है जो सबसे नया है लेकिन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। यह एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविजन, किताब, सिनेमा, यहाँ तक कि पुस्तकालय के सारे गुण मौजूद हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसमें सभी माध्यमों का संगम है। इसकी पहुंच दुनिया के कोने कोने तक है और इसकी रफ्तार का कोई जवाब नहीं है। बात सही है, हम लोग देखिए तुरंत ऑन करते हैं, कहीं पर भी कुछ भी जाकर देख सकते हैं। इंटरनेट पर आप दुनिया के किसी भी कोने में छपने वाले अखबार या पत्रिका में छपी सामग्री पढ़ सकते हैं। हम आज यहाँ बैठे बैठे किसी दूसरे देश के अखबार को भी पढ़ सकते हैं, रेडियो सुन सकते हैं, सिनेमा देख सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं और विश्वव्यापी जाल के भीतर जमा करोड़ों पन्नों में से पल भर में अपने मतलब की सामग्री खोज सकते हैं। तो इंटरनेट के अंदर बहुत ज़्यादा सामग्री है, तो जो हमारे मतलब की है उसे निकालने में भी हमें समय नहीं लगता है। तो इस तरीके से इंटरनेट ने दुनिया को छोटा कर दिया है, एक गांव में बदल दिया है। 5वां प्रश्न है, किन्हीं 2 हिंदी पत्रिकाओं के समान अंकों यानी कि समान अंकों को पढ़िए और उसमें निम्न बिंदुओं के आधार पर तुलना कीजिए। अब आपको क्या करना है, 2 हिंदी पत्रिकाएं लेनी है और उनमें समान अंकों को पढ़ना है, ठीक है। अब इसमें हमें जो तुलना करनी है वो पॉइंट्स क्या है, आवरण पृष्ठ यानी कि जो प्रथम जो पेज होता है, अंदर के पन्नों की साज सज्जा, बाकी के जो अंदर के पन्ने हैं उनका डेकोरेशन किस तरीके से हमें आकर्षित करने के लिए किया गया है, सूचनाओं का क्रम यानी कि जो न्यूज़ छापी गई है वो किस सीक्वेंस में है, और भाषा शैली। ये 4 पॉइंट्स हैं जिस पे आपको इसे करना है। हम सरिता और इंडिया टुडे पत्रिकाओं के समान अंकों को लेते हैं और तुलना करते हैं। तो 2 पुस्तकें हमने 2 पत्रिकाएं ली हैं, सरिता और इंडिया टुडे। तो सबसे पहले हम आते हैं आवरण पृष्ठ पे। सरिता पत्रिका का आवरण पृष्ठ अधिक रंग बिरंगा है, चित्रमय, आकर्षक और सुंदर है, जबकि इंडिया टुडे का आवरण पृष्ठ अच्छा है पर उतना आकर्षक नहीं है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि सरिता जो हमारी है उसमें आप देखेंगे कि बहुत तरह की कहानियाँ, सभी कुछ स्त्रियों, खास तौर से सरिता जो पुस्तक है वो महिलाओं में बहुत प्रचलित है, और इंडिया टुडे जो है वो पुरुषों में ज़्यादा प्रचलित है। तो ये अलग अलग वर्गों का होने की वजह से इनमें जो है साज सज्जा भी अलग अलग तरीके से रहती है। अगला देखते हैं अंदर के पृष्ठों की साज सज्जा। अब अंदर के जो पन्ने हैं उनकी साज सज्जा कैसी है। सरिता के पृष्ठों की साज सज्जा पर अधिक ध्यान दिया गया है, जबकि इंडिया टुडे के पृष्ठों पर कम। सरिता के पृष्ठों पर चित्र अधिक है, जबकि इंडिया टुडे के पृष्ठों पर कम है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया टुडे जो है वो क्या कहते हैं, ज़्यादा आकर्षक पत्रिका नहीं है। ये महिलाओं के बीच प्रचलित होने की वजह से, ज़्यादा लोगों की पहुंच में होने की वजह से इसे ज़्यादा आकर्षक बनाया गया है। सूचनाओं का क्रम। सरिता में सूचनाएं किसी क्षेत्र विशेष से संबंधित ना होकर विविध क्षेत्रों से संबंधित हैं, जबकि इंडिया टुडे मुख्यतः राजनीतिक खबरें एवं सूचनाएं। तो समझ में आया आपको, सरिता जो है वो मूल तौर पर हर क्षेत्र की सूचना को कवर करती है, लेकिन इंडिया टुडे सिर्फ पॉलिटिक रिलेटेड जो है खबरों को ही लेती है। नेक्स्ट आते हैं भाषा शैली। सरिता की भाषा शैली सरल तथा बोधगम्य है, जबकि इंडिया टुडे की भाषा शैली अधिक उच्च स्तरीय है। तो जैसे बताया गया कि इंडिया टुडे एक पॉलिटिकल मैगजीन होने के नाते उसकी शैली थोड़ी सी क्लिष्ट होगी और उच्च स्तरीय होगी, लेकिन सरिता जो है उसकी पहुंच सामान्य वर्ग तक है, निम्न वर्ग तक भी है। तो इस कारण से क्या होता है कि इसकी भाषा शैली को बहुत ही सरल रखा गया है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए अथवा नहीं।
पक्ष विपक्ष में तर्क दीजिए। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो सरकारी चैनल निजी जो चैनल होते हैं, अब खास तौर से अब देखते हैं आजकल निजी चैनल ही ज़्यादा हैं, तो इन पे सरकारी नियंत्रण होना चाहिए या नहीं। अब आपको दोनों में देना चाहिए, दोनों तर्क देना, अगर आप नियंत्रण के पक्ष में हैं तो, और अगर उसके विपक्ष में हैं, दोनों ही चीज़ें आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पक्ष में। निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए क्योंकि निजी चैनल किसी न किसी व्यावसायिक अथवा कारोबारी हित से जुड़े होते हैं। ठीक है, उनका मुद्दा ही यही है पैसा कमाना। वे उसी व्यावसायिक तथा कारोबारी पक्ष की खबरें देते हैं। अब अगर मान लीजिए क्या होता है, किसी व्यवसायी व्यक्ति ही जो है वो भाई ज़्यादा पैसे वाला होगा तभी तो वो चैनल खोलेगा। अब पैसे वाला किस कंडीशन में होगा, उसके यहाँ कोई बिजनेस होता होगा। अब वो बिजनेस जिस भी क्षेत्र से संबंधित होगा तो जाहिर सी बात है उसके चैनल में उसी क्षेत्र से संबंधित जो है बातें ज़्यादा दिखाई और बताई जाएंगी। तो इसलिए वो एक निष्पक्ष चैनल नहीं रह जाएगा। वे जनहित के विपरीत खास वर्ग को ही महत्व देंगे, यानी कि ये पूरे सामान्य वर्ग को कवर अप नहीं करेंगे, ये सिर्फ उसी खास वर्ग को वो कवर अप करेंगे जिस वर्ग का वो चैनल रहेगा। विदेशी पूंजीपतियों के चैनल अपसंस्कृति फैलाते हैं। अब उनमें क्या है, अगर मान लीजिए विदेशी चैनल होते हैं, कुछ विदेशी चैनल भी होते हैं, तो वो हमारे देश की संस्कृति पर कहीं ना कहीं प्रहार करेंगे, क्योंकि वो अपने चैनल पर क्या करेंगे, अपने देश की संस्कृति को दिखाएंगे। लोग आकर्षित होंगे और उस संस्कृति को अपनाने का प्रयास करेंगे। अतः इन पर सरकारी नियंत्रण अवश्य होना चाहिए। अब आ जाते हैं विपक्ष में, नहीं होना चाहिए। निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए क्योंकि यदि निजी चैनल सरकारी नियंत्रण में रहेंगे तो सरकार हमेशा अपना गुणगान करवाती रहेगी। यानी कि जो चैनल सरकार के अंतर आएगा वो सिर्फ अपनी ही वाहवाही करवाती रहेगी, वो असलियत नहीं दिखाने देगी, वह आम आदमी की समस्याओं को नहीं सुनेगी। अधिकारी भ्रष्टाचार के कारण बिना स्तर के कार्यक्रमों को प्रसारित करेंगे। अब वो सरकारी नियंत्रण में होगा तो सरकार में जैसे कि भ्रष्टाचार ज़्यादा रहता है तो वो उसी तरीके से जो है बिना स्तर वाले कार्यक्रम को प्रसारित करेंगे। उनमें नवीनता नहीं रहेगी, नयापन नहीं रहेगा, क्रिएटिविटी नहीं रहेगी, क्योंकि सरकारी जो है ना वो लोग लाभ कमाने के पर्पज से काम नहीं करते। तो इसमें क्या होगा, उनकी प्रोग्रेस कहीं ना कहीं रुक जाएगी। जनता को वास्तविकता से कोसों दूर रखा जाएगा। निजी चैनल प्रतिस्पर्धा के कारण नई नई चीजें लेकर आते हैं। वे सरकारी कुनीतियों को जनता व सरकार के सामने लाते हैं। निजी चैनलों पर नियंत्रण होने से उनका काम करने का दायरा एवं ढंग प्रभावित होगा। तो ये जो निजी चैनल होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकार के कार्य पर निगरानी रखना उनका काम होता है, और इसी निगरानी के डर से सरकार भी कोई घोटाले या गड़बड़ काम नहीं करता है, क्योंकि उनके ऊपर किसी न किसी ने निगरानी रखी हुई है। अगर वो सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत वो निजी चैनल आ जाएंगे तो वो सरकार की किसी भी गलत कार्य को उजागर नहीं करेंगे। इससे उनकी निष्पक्षता पर भी असर पड़ेगा। अगर मान लीजिए जो सरकार है वो निष्पक्ष होकर काम नहीं करेगी, उन्हें सरकारी दबाव में काम करना होगा। अतः हमारे विचार से निजी चैनलों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होना चाहिए। तो अगर चैनल पर सरकारी नियंत्रण होगा तो वो निष्पक्ष होकर कार्य नहीं कर पाएगी, और दूसरा वो सरकार के दबाव में होने की वजह से जो चीज़ें सामने लानी चाहिए जनता की वो आ नहीं पाएंगी, और इससे क्या है धीरे धीरे हो सकता है सरकार निरंकुश भी हो जाए। तो ये एक खतरा बना रहता है। अगला है 7वां प्रश्न। अब इसमें सही गलत है, ध्यान से देखिए क्या दिया है। नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, उनके सामने सही या गलत का निशान लगाते हुए इनकी पुष्टि के लिए उदाहरण भी दीजिए। अब बता उनको आपको एक्सप्लेन भी करना, सही गलत तो लगाना ही लगाना है, एक्सप्लेन भी करना। जैसे पहला है, संचार माध्यम केवल मनोरंजन के साधन है। नहीं, ये हमें सूचना भी देते हैं, ज्ञान भी बढ़ाते हैं, है ना। तो संचार माध्यमों से हमें तरह तरह का ज्ञान प्राप्त होता है, अतः ये केवल मनोरंजन के साधन नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत है। नेक्स्ट आते हैं, केवल तकनीकी विकास के कारण संचार संभव हुआ, इससे पहले संचार संभव नहीं था। तो ये गलत है। जब टेक्नोलॉजी आई उससे बहुत पहले से संचार हो रहा है। अब बताइए, नारद मुनि भी तो संचार करते थे, एक लोग की बात दूसरे लोग तक पहुंचाते थे। पहले अश्ववाहक जो हैं वो समाचार लेकर एक राज्य से दूसरे राज्य जाया करते थे, होता था। शिलालेख हैं, इस ताम्रपत्रों पर जो है वो चीज़ें लिखी जाती थी और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाई जाती थी। फिर कबूतरों का भी इस्तेमाल होने लगा। तो ये गलत है कि टेक्नोलॉजी आई तभी संचार शुरू हुआ।
संचार दो व्यक्तियों के बीच, यहाँ तक कि अकेले में भी होता है। इसके लिए तकनीकी विकास की आवश्यकता अनिवार्य नहीं थी। तकनीकी विकास बाद में सहायक बने। तो समझ में आया? आपको संचार करने के लिए, अब जैसे मैं इस समय आपसे बात कर रही हूँ तो मैंने टेक्नोलॉजी का साथ लिया है, लेकिन अगर मैं अपने घर में किसी से बात करूंगी तो मैं वहां पे तो टेक्नोलॉजी का साथ नहीं ले रही हूँ, वो तो मेरे सामने है, मैं उससे बात कर रही हूँ। तो ये कहना गलत है कि टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से पहले संचार नहीं होता था। नेक्स्ट है, समाचार पत्र और पत्रिकाएं इतने सशक्त संचार माध्यम हैं कि वे राष्ट्र का स्वरूप बदल सकते हैं। बात सही है, क्योंकि समाचार पत्र और पत्रिकाएं बहुत सारे लोगों द्वारा पढ़ी जाती हैं। जो लोग पढ़ते हैं फिर वो अपने दिमाग में उस तरह ही अपना जो है निर्णय डिसाइड भी करते हैं। तो ये बहुत हद तक सही भी है। समाचार पत्र पत्रिकाएं घोटाले, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, सांप्रदायिकता आदि के विरुद्ध आवाज उठाकर राष्ट्र का स्वरूप बदल सकते हैं। बात सही है। अगर मान लीजिए सरकार कुछ भ्रष्ट है तो पत्र पत्रिकाएं इसके बारे में लिख कर जनता को अवगत कराएंगी और उनका ध्यान इस तरफ जाएगा। टेलीविजन सबसे प्रभावशाली एवं सशक्त संचार माध्यम है। बात सही है। टेलीविजन में जो है क्या हुआ कि पहले रेडियो था, समाचार पत्र थे, तो जहां पर आपके लिए एक दृश्य माध्यम था, दूसरा श्रव्य माध्यम था, टेलीविजन में ये दोनों ही चीजें आ गई। इस वजह से ये बहुत ही ज़्यादा लोगों तक प्रचलित हुआ और धीरे धीरे गरीबों में, अमीरों में, सभी जगह इसका प्रचलन हो गया। टेलीविजन आवाज और चित्र के संगम से होने के कारण अमीर, गरीब, शहरी, ग्रामीण, युवा, वृद्ध सभी की पसंद है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे ही हो, आप अनपढ़ भी हैं तो भी उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, इंटरनेट सभी संचार माध्यमों का मिला जुला रूप या समागम है। बिल्कुल सही है। इंटरनेट पे आप समाचार पत्र पत्रिकाओं का भी स्वरूप देखेंगे, आप सिनेमा भी देख सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, आप इसके अलावा क्या कहते हैं उसे रेडियो की तरह सुन भी सकते हैं। तो सारे ही जनसंचार के जितने भी माध्यम हैं वो सभी एक में समाहित हो गए हैं इंटरनेट। इंटरनेट पर समाचार पठन, गीत संगीत, फिल्म, बैठक, गोष्ठी आदि देखा सुना जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं, कई बार संचार माध्यमों का नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। बात सही। कैसे? देखिए, इंटरनेट और टेलीविजन अपने कार्यक्रमों से समाज में अश्लीलता परोसने का काम कर रहे हैं। तो इंटरनेट में भी बहुत सारी अश्लीलता परोसी जाती है। तो इसीलिए कहा जाता है ना, इंटरनेट का इस्तेमाल बहुत सावधानी से कीजिए, क्योंकि जरा सी लापरवाही आपको तबाही के गर्ग में लेके जा सकती है। तो इस तरीके से समाप्त हुआ हमारा प्रथम अध्याय और उसके प्रश्नोत्तर। तो प्रथम अध्याय तो हम पहले ही समाप्त करा चुके थे और क्वेश्चंस मैंने आज आपको करा दिए। अब हम बढ़ेंगे अपने सेकेंड चैप्टर की तरफ। तो हमने क्लास 11 शुरू कर दिया है। तो आप सभी लोग जो देख रहे हैं वो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि और भी बच्चे इस चैनल से जुड़े जो कि 11th में है। तो चलिए मिलते हैं हम चैप्टर नंबर 2 के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।